नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र सिंह यूपीएससी कोच। इस कोर्स के बारे में आपको पता होगा कि अगर हम कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे, जो हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है, उन 7 कॉन्टिनेंट का स्टडी कर रहे थे और उसमें हम लोग एशिया को पढ़ चुके थे और यूरोप का पॉलिटिकल मैप समझ चुके थे। आज हम लोग इसका यूरोप का फिजिकल मैप यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो फिजिकल मैप की बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि जो यूरोप है इसका लोकेशन कहाँ है। तो ये इक्वेटर के नॉर्थ में है, 0 डिग्री के नॉर्थ में है हमारा ये यूरोप। तो यूरोप महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। कहां पड़ता है? टोटली उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो लोकेटेड इंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड मोस्टली इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। देखो होता क्या है कि ऐसे यहां पर समझो, ये जैसे मैप है हमारा और इस मैप में हम लोग ऐसे, ये इस तरीके से है ऐसे। तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर 0 डिग्री के इधर। तो हमारा यूरोप ज्यादातर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है ये, और कुछ हिस्सा इसका पश्चिमी गोलार्ध में पड़ता है और उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो लोकेटेड इंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड मोस्टली इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। थोड़ा सा पार्ट इसका वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, ठीक है। तो 1 मिनट, इसका मैं इतनी तो बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अब देखिए इसकी बाउंड्री देख लेते हैं। तो बाउंडेड बाय आर्कटिक ओशियन। देखिए नॉर्थ में क्या है, ये आर्कटिक ओशियन पड़ता है। नॉर्थ में इसके ये आर्कटिक ओशियन पड़ता है और इसके अलावा इधर देखिएगा, इसके पश्चिम में, ये इसके वेस्ट में क्या पड़ता है? अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक। चूंकि यूरोप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है इसलिए नॉर्थ अटलांटिक यहां पर आएगा। और साउथ में देखो ये क्या है? मेडिटेरेनियन सी। तो साउथ में मेडिटेरेनियन सी है। और देखिए इधर क्या है? ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी है। तो इस तरीके से ये ऐसे घिरा हुआ है। तो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन, वेस्ट में अटलांटिक ओशियन, साउथ में मेडिटेरेनियन और साउथ ईस्ट में ब्लैक सी। तो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है और ये ईस्ट में किससे जुड़ा हुआ है? एशिया से। तो ईस्ट में ये एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 तरफ से पानी से घिरा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको पेनिनसुला क्यों कहते हैं? क्योंकि 3 साइड से ये पानी से घिरा हुआ है। और ये जब हमने पॉलिटिकल मैप इसका पढ़ाया था वो भी, तो उस समय हमने आपको बताया था इसको पेनिनसुला क्यों कहते हैं। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रायद्वीप हैं, इसलिए ये प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहलाता है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर अगर बात करें कि यूरोप में टोटल कंट्री कितने हैं, तो यूरोप में टोटल वैसे 48 प्लस 2 यानी 51 नहीं 49 होगा। 49 प्लस 2 तो 51 हो जाएंगे। 51। अब ये प्लस 2 क्या है? प्लस 2 में अगर हम लोग 2 कंट्री यहां पर देखें, एक साइप्रस, 2 में एक हो गया साइप्रस और दूसरा हो गया आर्मेनिया। साइप्रस और आर्मेनिया ये चूंकि एशिया में भी पड़ते हैं, तो इसलिए इनको भी अगर काउंट कर लिया जाए तो 51 होते हैं। वैसे इसमें 49 कंट्रीज होते हैं यूरोप में, ठीक है। चलिए, तो ये भी आपका क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसमें और देखते हैं।
अब हम लोग इसमें अगर लार्जेस्ट कंट्री की बात करें तो लार्जेस्ट कंट्री यहाँ का कौन है? रसिया। आपको मैं पढ़ा चुका हूं, एशिया वाले मैप में पढ़ाया था। तो रसिया पॉलिटिकली किसमें लिया जाता है? रसिया को यूरोप में लिया जाता है। ओके, अब हम लोग सबसे छोटे कंट्री की बात करें तो कौन सा होता है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी ये हम लोग पॉलिटिकल मैप में भी आपको बता चुके थे। ये जो हमारा इटली है वहां पर पड़ता है वेटिकन सिटी, सबसे छोटा है। तो स्मॉलेस्ट वेटिकन सिटी और लार्जेस्ट रसिया। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं कि यूरोप एक प्रायद्वीप है। ठीक है, यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जो किसके स्वरूप में है? पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप के स्वरूप में। लेकिन इस प्रायद्वीप में बहुत सारे प्रायद्वीप पाए जाते हैं, बहुत सारे प्रायद्वीप भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। क्या बोला जाता है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। यूरोप को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। मतलब ये खुद प्रायद्वीप है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पेनिनसुला हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो 6 मेजर पेनिनसुला यहां पर दिखाए गए हैं। यूरोप में कितने बड़े प्रायद्वीप हैं? 6 मेजर पेनिनसुला इन यूरोप। ठीक है, 6 मेजर पेनिनसुला इन यूरोप। एक मिनट, मैप में आप देखिए, आपको 6 प्रायद्वीप यहां पर दिख रहे होंगे। 6 प्रायद्वीप आपको यहां पर दिख रहे होंगे। देखो, एक लिखा है ये नॉर्दर्न यूरोप में पड़ता है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला यानी ये नॉर्दर्न पेनिनसुला उत्तर में पड़ता है, इसलिए इसको ये यहां पर सर्कल किया गया है। ठीक है, इस नॉर्दर्न पेनिनसुला में आप देखिए यहां पर क्या आता है? ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला भी आता है और इसमें ये जटलैंड प्रायद्वीप भी आता है। लिखा हुआ है, ये छोटा सर्कल बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? जटलैंड प्रायद्वीप। ये जहां पर डेनमार्क बसा हुआ है, ये जटलैंड प्रायद्वीप आता है इसमें नॉर्दर्न पेनिनसुला में। फिर आप देखो यहां पर आपको दिखेगा जो साउदर्न पेनिनसुला है। तो यहां पर जो साउदर्न पेनिनसुला होता है उसमें आइबेरियन पेनिनसुला आता है, ये आइबेरियन। इटालियन पेनिनसुला भी आता है और ये बाल्कन पेनिनसुला भी आता है और इसमें ये क्रीमिया का प्रायद्वीप भी आता है, क्रीमियन पेनिनसुला। ठीक है, ये सारे यहां पर आप देखेंगे। तो देखिए कितने पेनिनसुला आपको यहां पर दिखेंगे। मेजर पेनिनसुला यूरोप में आपको कितने देखने को मिलेंगे? आप यहां पर काउंट कर सकते हो। 6 मेजर पेनिनसुला आपको यहां पर दिख रहे होंगे। काउंट करिए, 6 मेजर। एक तो ये हो गया, 1 2 3 4 5 और एक ये जटलैंड पेनिनसुला। तो 6 मेजर पेनिनसुला यहां पर देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग इन पेनिनसुला के बारे में थोड़ा थोड़ा और भी जानकारी लेते हैं। अब आप देखो, इसमें आप देख रहे होंगे नॉर्दर्न पेनिनसुला के अंतर्गत अलग से मैप यहां पर दिखाया गया। नॉर्दर्न पेनिनसुला के अंतर्गत तो क्या क्या लिखा हुआ है? ये देखो, ये जो रेड सर्किल में बंद है, ये एक तो लिखा है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, एक लिखा है ये कोला प्रायद्वीप। क्या लिखा? कोला पेनिनसुला। और ये एक लिखा है जटलैंड पेनिनसुला, जटलैंड पेनिनसुला, ये यहां पर। ठीक है, तो नॉर्दर्न पेनिनसुला में ये 3 आते हैं। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, ठीक है, ये जो रेड सर्किल में बंद है ये कोला प्रायद्वीप है। जो कोला पेनिनसुला है यहाँ पर, ये रसिया के राइट में है। आप अपने एटलस में 20 से लोकेट करेंगे। ओके, अपने एटलस में 20 को लोकेट करेंगे। ठीक है, और ये जो जटलैंड पेनिनसुला है इस पर ये नीदरलैंड बसा हुआ है, सॉरी डेनमार्क यहाँ पर बसा हुआ है। ये कंट्री कौन है? यहाँ पर डेनमार्क है। आइए देखते हैं इसको आगे एक और मैप में। देखो, ये एक मैप यहाँ पर दिखाया गया है और इस मैप में स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला को दिखाया गया है। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला देखिए, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। ठीक है, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाया जाए। ठीक है, ये आर्कटिक ओशियन आप देख रहे हैं और आप देखो ये आर्कटिक सर्कल यहां से गुजर रहा है, ये डॉट 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 करके। तो आर्कटिक सर्कल देखो, ये कौन सा कंट्री? नॉर्वे, ये स्वीडन और
ये आपका फिनलैंड है, ये रसिया है। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रसिया से आर्कटिक सर्किल पास होता है। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ा चुके हैं। आप अपना ऑक्सफोर्ड का एटलस खोल के रख लीजिए बगल में, और आप यूरोप का मैप खोलिए, पॉलिटिकल और फिजिकल मैप दोनों खोल के रख लीजिए, और हाइलाइटर से उसको मेरे साथ हाईलाइट करते चलिए। तो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में कौन से कंट्री आते हैं? नॉर्वे और स्वीडन, लिखा हुआ है नॉर्वे एंड स्वीडन। और नीचे ये जो जहां पर ये डेनमार्क लिखा है नॉर्थ सी के पास, ये इसको कहते हैं जटलैंड पेनिनसुला। ये अभी अभी हम लोगों ने देख लिया, जटलैंड पेनिनसुला। और इधर वाला जो पोर्शन इतना ये है, इधर वाला रसिया जहां लिखा है, इस साइड वाला ये है कोला पेनिनसुला। क्या बोलते हैं इसको? कोला प्रायद्वीप। ठीक है, तो ये आपने देखा नॉर्दर्न पेनिनसुला के अंतर्गत। अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए साउदर्न पेनिनसुला आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? साउदर्न पेनिनसुला यानी दक्षिणी प्रायद्वीप यूरोप में। अब ये दक्षिणी प्रायद्वीप पे देखो कितने सारे पेनिनसुला यहाँ पर दिखाए गए। ये देखो व्हाइट सर्कल में दिखाया गया, ये लिखा आइबेरियन पेनिनसुला, फिर ये लिखा है इटालियन पेनिनसुला, फिर ये लिखा है बाल्कन पेनिनसुला, फिर ये लिखा है क्रीमियन पेनिनसुला, और ये लिखा है अनातोलियन पेनिनसुला। तो ये सारे यूरोप के दक्षिण में पड़ रहे हैं। तो ये आपको प्रायद्वीप जरूर याद होने चाहिए। अब जैसे क्या बोलते हैं आइबेरियन पेनिनसुला, ये वाला, ये एक नंबर जहां पर मैंने लिखा आइबेरियन पेनिनसुला, इटालियन, बाल्कन, क्रीमियन और अनातोलियन पेनिनसुला, इसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं? तो जैसे ये अनातोलियन पेनिनसुला है, ये इसमें टर्की आता है, इधर वाले में इसमें क्या आता है? टर्की, इसमें टर्की आता है। ओके, तो अब हम लोग इसको अलग अलग देखते हैं, अलग अलग देखेंगे इसको यहां पर। अब देखिए, एक मिनट, ये दूसरा मैप यहां पर लग गया है, इसको मैं चेंज करता हूं। ये आइबेरियन पेनिनसुला वाला कंट्री यहां पर दिखाया जा रहा है। आइबेरियन पेनिनसुला की ये कंट्री है। तो आप देख रहे हैं यहाँ दो कंट्री, एक तो ये पोर्टुगल दिखा, पुर्तगाल जिसको कहते हैं, दूसरा ये स्पेन है, और तीसरा ये अंडोरा, छोटा सा कंट्री। ये फ्रांस और स्पेन के बीच में ये छोटा सा कंट्री है अंडोरा, दिख रहा होगा आप लोगों को, अंडोरा यहां पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप देखो ये हैं तीन कंट्री। कितने हैं आइबेरियन पेनिनसुला में? तीन कंट्री हैं। तो एक हो गया ये पोर्टुगाल, एक हो गया स्पेन, और एक हो गया ये अंडोरा। क्लियर, याद रहेगा? तो इस मैप को जब आप ध्यान से देखोगे तो आप 2-4-5 बार इसे लगातार देख जाओगे। देखिए मैप पढ़ने का क्या तरीका है, जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको आप अपने एटलस में हाईलाइट करते रहिए, और इसके बाद आप उसे बार बार रिवाइज कर लीजिए। पेज के एटलस के पेज उलट उलट के देखते रहिए। तो ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं, आपके माइंड में आंखें देखेंगी, प्रोसेसिंग करके आपके माइंड में इसको ले जाएंगी। ठीक है, यही एक तरीका है। तो आइबेरियन पेनिनसुला में कितने कंट्री है? 3। तो हम उतना ही मैप यहाँ पर उठा के डाल रहे हैं कि जिससे कि आपके दिमाग में वो पोर्शन बैठ जाए। तो 3 कंट्री हैं आइबेरियन पेनिनसुला में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं, जैसे आप देखो आइबेरियन पेनिनसुला के नॉर्थ में बिस्के की खाड़ी है, बे ऑफ बिस्के। ठीक है, उत्तर में बिस्के की खाड़ी से घिरा है, फिर ये अटलांटिक ओशियन से घिरा है इधर पूरा, और इधर मेडिटेरेनियन सी से घिरा हुआ है, और बाकी पोर्शन ये इधर फ्रांस से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये 3 तरफ से पानी से घिरा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप। अब आप देखो यहाँ पर लिखा है आइबेरियन पेनिनसुला, लिखा गया ये आइबेरियन पेनिनसुला, ये मेडिटेरियन सी में जहाँ यूरोप लिखा है बड़ा सा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है आइबेरियन पेनिनसुला। ठीक है, अब वहीं पर देखो ये नीचे लिखा है जिब्राल्टर, जहां पर ये मैंने सर्कल किया, क्या लिखा है? जिब्राल्टर। तो ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी ने पूछा है, यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है, मतलब आईएएस के पेपर में पूछा गया कि जिब्राल्टर पर किसका राइट है। तो आप ध्यान से देखो, जहां जिब्राल्टर लिखा हुआ वहां पर यूके लिखा है, तो जिब्राल्टर पर किसका राइट है? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम क्या है, आपको हमने यूरोप के पॉलिटिकल मैप में पढ़ाया है पूरा, ध्यान से देख लीजिएगा उसको। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया, एक लिस्ट फर्स्ट थी, एक लिस्ट सेकेंड थी, इधर आइलैंड दिए थे, इधर कंट्री दिए थे।
किस आइलैंड पर कौन से कंट्री का राइट है, ये मैचिंग पूछी गई थी। तो उनमें से एक मैचिंग में जिब्राल्टर भी दिया गया था। तो जिब्राल्टर एक छोटा सा आइलैंड है जो कि मेडिटेरेनियन सी में पड़ता है और ये यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं। कहीं कोई अगर डाउट हो तो आप जरूर डिस्कस करेंगे। कोई डाउट होगा तो हम इसका संडे डाउट सेशन भी रख लेंगे। कहीं कोई अगर समस्या है तो आपसे कनेक्ट कर लिया जाएगा संडे को और डिस्कस हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग अब आइबेरियन पेनिनसुला पढ़ चुके हैं, अब हम देखेंगे इटालियन पेनिनसुला। तो जो इटली का प्रायद्वीप है, ठीक है, ये आइबेरियन पेनिनसुला हो गया। अब इटालियन पेनिनसुला, ये देखो दिया हुआ ये वाला पोर्शन, ये। अब इटालियन पेनिनसुला आप देखो, इधर एड्रियाटिक सी से घिरा है, इधर टायरेनियन सी से घिरा है और नीचे आयोनियन साउथ में आयोनियन सी से घिरा हुआ है। तो और बाकी इटली यूरोप से जुड़ा हुआ है। तो इटली के पूरब में क्या है, एड्रियाटिक सी, इटली के पश्चिम में क्या है, टायरेनियन सी, और इटली के साउथ में क्या है, अरे आयोनियन सी लिखा हुआ है, तीन तरफ से पानी से घिरा है। तो इसको क्या कहेंगे, इटालियन पेनिनसुला। अब मुद्दा यहां पर उठता है कि इटालियन पेनिनसुला में कौन कौन से कंट्री आते हैं। ठीक है, इटालियन पेनिनसुला में कौन कौन से कंट्री आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको बताते हैं। इसी में मैं ढूंढ के बता देता हूं कि आपको यहां पर देखना है। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लूं तो कौन कौन से कंट्री इसमें आते हैं। ठीक है, तो आप देखो जरा, थोड़ा सा मैं कलर इसका चेंज करता हूं और देखिए, इटली में, ये इटालियन पेनिनसुला में स्वयं इटली है, एक तो स्वयं इटली है, एक। दूसरा आप देखिएगा ये वेटिकन सिटी, ये लिखा हुआ है वेटिकन सिटी। तो दूसरा क्या है, वेटिकन सिटी। और तीसरा देखो ये लिखा सान मैरिनो, ये लिखा हुआ है। तो तीसरा ये क्या हो गया, सैन मैरिनो, तीसरा सैन मैरिनो। तो इटालियन पेनिनसुला में कितने कंट्री हो गए, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए समझ में आ गया तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। वेटिकन सिटी सबसे छोटा है कंट्री पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, आइबेरियन पेनिनसुला की बात करते हैं। आइबेरियन पेनिनसुला, तो आइबेरियन पेनिनसुला में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से कंट्री आते हैं। तो आइबेरियन पेनिनसुला में आप देखिए सामने मैप दिया हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो बहुत सारे कंट्रीज इसमें दिखेंगे। मेरे ख्याल से आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था, शायद यहाँ पर 13 देश थे। कितने देश थे, 13 कंट्री थे और वो सारे कंट्री यहाँ पर दिए हुए। सबसे पहले देखो बाल्कन लिखा हुआ, द बाल्कन्स मैप में आप देखो लिखा है। अब ये प्रायद्वीप क्यों है, तो देखिए इसके ईस्ट में ये ब्लैक सी है, काला सागर जिसको कहते हैं। इसके वेस्ट में एड्रियाटिक सी है और वो इटली के पूरब में है। ठीक है, और इटालियन पेनिनसुला के ईस्ट में है एड्रियाटिक सी और बाल्कन पेनिनसुला के वेस्ट में है। ठीक है, और इसके साउथ में क्या है, एजियन सी, क्या है, एजियन सी। और बाकी ये वाला पोर्शन यूरोप के अन्य देशों से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये क्या है, बाल्कन पेनिनसुला। बाल्कन पेनिनसुला में कौन कौन से देश आते हैं ये आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, कोसोवो, ठीक है, मैसिडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस, थोड़ा सा ये टर्की भी आता है। टर्की एक ऐसा कंट्री है, थोड़ा सा पार्ट इसका यूरोप में आता है और बाकी ये मोस्टली एशिया में आता है। और यहाँ पर आप बल्गारिया लिखा हुआ है, रोमानिया लिखा हुआ है, मालडोवा, ठीक है, मोल्डोवा। ठीक है, तो ये कुछ देश हैं यहाँ के। इसका आप इसका हम एक सेंटेंस बनाएंगे, इसके लिए एक सेंटेंस बनाएंगे जिससे आप ये पूरे याद करोगे। लेकिन पहले हम सेंटेंस नहीं बताएंगे आपको, आप पहले एक बार सही से इनको देखो, इसकी लोकेशन देखो 2-4 बार ध्यान से। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब आप इसको ध्यान से 2-4 बार देख लोगे तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा कंट्री बाल्कन कंट्री नहीं है,
ये 13 कंट्री आप ध्यान से अगर आप इसको देख लोगे लगातार 8-10 दिन, तो ये सारे नाम आपको याद हो जाएंगे, अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। और एग्जाम में तो 4 ऑप्शन देता ना, उसमें एक छांटना होता है, वहां तुरंत आप पकड़ लोगे, तो रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ मैप पे देखो। ये आपसे पूछ लेगा कि बाल्कन प्रायद्वीप कौन कौन से सागरों से घिरा हुआ है, तो ईस्ट में क्या है, ब्लैक सी, वेस्ट में क्या है, एड्रियाटिक सी, और साउथ में क्या है इसके, एजियन सी। और ये एजियन सी से घिरा हुआ देखो कंट्री है ये ग्रीस, क्या है, ग्रीस कंट्री है। तो ये हो गया आपका। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये लिखा हुआ है क्रीमिया का पेनिनसुला, क्रीमियन पेनिनसुला यहां पर दिया गया है। तो क्रीमियन पेनिनसुला आप देखने के लिए देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है क्रीमिया, ये लिखा हुआ क्रीमिया, ठीक है। तो ये क्रीमिया यहां पर लिखा हुआ है, ये इसको कहते हैं क्रीमिया का पेनिनसुला, क्रीमियन पेनिनसुला, ठीक है। अब क्रीमियन पेनिनसुला को अगर ध्यान से देखो तो यहां पर लिखा है कर्च प्रायद्वीप, ये कर्च भी लिखा हुआ है, और ये जो कर्च पेनिनसुला है क्रीमियन पेनिनसुला का ही पार्ट है। अब ये एक्चुअल में डिस्प्यूटेड पेनिनसुला है, क्रीमिया का जो पेनिनसुला है ये विवादित है, ये विवादित है। किसके किसके बीच में, तो आप देख रहे हैं ऊपर कौन सा है, यूक्रेन, और इधर कौन सा है, रसिया। तो ये यूक्रेन और रसिया के बीच में विवादित, यूक्रेन एंड रसिया के बीच में ये क्या है, ये डिस्प्यूटेड है। तो कभी अगर पूछ दिया जाए कि क्रीमिया का प्रायद्वीप 2 देशों के बीच विवादित है, ये वो देश कौन से हैं, तो आप देख रहे हैं यूक्रेन और रसिया। अब क्रीमिया प्रायद्वीप के ऊपर देखो एजोब सी है, इधर ये कर्च स्ट्रेट है। अब ये स्ट्रेट क्या होती है आगे हम पढ़ेंगे, ये ब्लैक सी है, ठीक है। तो आप अपने एटलस में इस लेक्चर का, इस कोर्स का लाभ आपको तभी ज्यादा मिलेगा जब आप अपने एटलस में भी इसको लोकेट करते जाएंगे। हो सकता है कि आपके एटलस में इतना मैप ना दिखाया गया हो, तो पूरा यूरोप का मैप खोलिए और ब्लैक सी के ऊपर देखिए, ब्लैक सी के ऊपर देखिए आपको क्रीमिया का प्रायद्वीप दिख जाएगा और कर्च का प्रायद्वीप भी आपको दिखेगा, सी आप एजोब भी दिखेगा, ठीक है। तो क्लियर हो गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये लिखा हुआ है 4 मेन लैंड फॉर्म ऑफ यूरोप, ऊपर ये जो लेबलिंग किया गया है, ठीक है। 4 मेन लैंड फॉर्म ऑफ यूरोप, यूरोप में 4 ये लैंड फॉर्म है, ठीक है। कितने हैं, 4 लैंड फॉर्म यूरोप में आपको दिखेंगे और इस मैप में आपको दिखाया गया। जैसे एक लैंड फॉर्म आपको ये दिखेगा, ये जो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, ये कलर डॉट 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 करके दिखाया गया व्हाइट वाला, और ये लिखा है स्कॉटिश हाईलैंड, ठीक है। और ये आपका जो आइबेरियन पेनिनसुला है, ये यहां पर ये जो एक कलर से दिखाया गया व्हाइट व्हाइट पॉइंट पॉइंट ऐसे दिखाया गया, ये वाला एक क्षेत्र, तो इसको बोलते हैं वेस्टर्न अपलैंड। क्या बोलते हैं, वेस्टर्न अपलैंड लिखा हुआ है। 1 मिनट, इसका कलर में ये देखो राइट टॉप कॉर्नर पे लिखा है वेस्टर्न हाईलैंड, तो ये वाला क्षेत्र वेस्टर्न हाईलैंड कहलाता है। मतलब यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, ठीक है। और ये पश्चिम में पड़ रहा है, तो ये कहां पर पड़ रहा है, नॉर्थ वेस्ट में पड़ रहा है, ठीक है, पश्चिम में पड़ रहा है, तो नॉर्दर्न हाईलैंड भी इसको कहते हैं। तो 4 लैंडफॉर्म यूरोप में है। पहला नॉर्दर्न, मतलब ये नॉर्थ में पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है ना, नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन क्या है, आप देखो ये डायरेक्शन वाला मैप दिख रहा है, ठीक है। तो इधर क्या पड़ेगा, तो ये है नॉर्थ वेस्ट, और यहां पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, इसलिए इसको कहते हैं हाईलैंड। एक लैंडफॉर्म यूरोप में। तो यूरोप के अगर हम लोग नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे, ये अटलांटिक ओशियन के किनारे किनारे, जैसे इसमें आइसलैंड भी आता है, ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला पूरा आ गया, ठीक है, नॉर्वे स्वीडन। इधर देखिए ये हमारा ये ब्रिटेन वाला क्षेत्र है, यूके वाला, ये आ गया, और ये स्पेन और पुर्तगाल आ गए। तो इसको किसमें रखते हैं, नॉर्थ वेस्ट हाईलैंड, उत्तर पश्चिम उच्च भूमि। क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम उच्च भूमि। और दूसरा है नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स या नॉर्दर्न लोलैंड। देखो जहां से ये खत्म हुआ वहां पर आप देख रहे हैं कि नॉर्थ लोलैंड लिखा है, ये जो
ग्रीन कलर से पूरा दिखाया गया, इसको क्या कहते हैं, नॉर्थ लोलैंड। ये एक्चुअल में प्लेन है। तो दूसरा, ये जो नॉर्थ वेस्ट हाईलैंड के थोड़ा साउथ में आएंगे, ये जो ग्रीन कलर का मैप में दिखाया गया है, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ लोलैंड, या इसको हम लोग नॉर्थ यूरोपियन प्लेन भी कहते हैं, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन भी बोला जाता है। ठीक है, ये और उसके नीचे ये जो येलो कलर का दिया हुआ है, इसको कहते हैं सेंट्रल अपलैंड। ये जो येलो कलर का यहाँ पर मैप में बनाया गया, ये वाला, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल अपलैंड, तीसरा हिस्सा है ये। तो ये बीच में पड़ता है और ये थोड़ा सा ऊंचा है, इसलिए इसको, मतलब ये जो लो लैंड है उससे ये थोड़ा ऊंचा हिस्सा है, इसलिए इसको कहते हैं नॉर्दर्न सॉरी सेंट्रल लो लैंड। नहीं, लो लैंड तो ये हो गया, ये है अपलैंड, ये लो लैंड हो गई, ये जो येलो कलर की है ये सेंट्रल अपलैंड बोलते हैं। इसके नीचे ये जो वॉयलेट, ये जो बैंगनी कलर का ये दिया हुआ है मैप में, ये बैंगनी कलर का दिया हुआ, ये क्या है, अल्पाइन रीजन, इसको क्या कहते हैं, अल्पाइन रीजन। तो ये चौथा जो दिया है मैप में, इसमें दिया है अल्पाइन रीजन, इसको बोला जाता है अल्पाइन क्षेत्र। तो इस अल्पाइन क्षेत्र में क्या है, यहाँ पर पर्वत है। इस अल्पाइन क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, डिफरेंट माउंटेन मिलेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूं, फिर यहाँ पर देखिए, इसमें ये आपको चौथा जो क्षेत्र है, ये क्या है, ये है अल्पाइन रीजन। चौथा क्षेत्र अल्पाइन रीजन कहलाता है। इसमें आप देखो, ये जो बैंगनी कलर से दिया हुआ है, जैसे यहाँ मतलब पिरेनीज, यहाँ लिखा है ये सियराज, ये लिखा हुआ है आल्स, ये माउंटेन है सब, कारपेथियन माउंटेन, ठीक है, ये लिखा है बल्कान पेनिनसुला, यहाँ भी माउंटेन है, डिनेरिक एल्प्स, इटली में एपिनाइन लिखा हुआ है। तो ये सब यहाँ पर अल्पाइन रीजन बोलते हैं। ये सब क्या है, ये हैं पर्वत, ये पर्वत है। तो अब आप देखिए यूरोप के मैप पर मुख्य तौर पर 4 लैंड फॉर्म आपको दिखेंगे, मतलब 4 प्रकार के भूदृश्य आपको दिखेंगे, 4 प्रकार की स्थलाकृतियां आपको दिखेंगी। लैंड फॉर्म का मतलब होता है भूदृश्य। तो यूरोप की धरती को जब हम देखेंगे तो हमें 4 चीजें दिखेंगी। इधर ये वाला क्षेत्र क्या है जो व्हाइट कलर से, इसको कहते हैं वेस्टर्न हाईलैंड। फिर ये क्या होता है, ये नॉर्थ में इसका मैदान है लोलैंड, और ये जो येलो कलर की है इसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, है ना, केंद्रीय उच्च भूमि, अपलैंड, है ना। और फिर नीचे ये जो बैंगनी कलर की होगी चौथी, ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया अल्पाइन रीजन, यहाँ पर पाए जाते हैं माउंटेन। अब इनको अलग अलग मैप में भी हम समझते हैं। तो इतना दिमाग में आपके नक्शा बैठ गया होगा। ये मैप ऑक्सफोर्ड के एटलस में नहीं दिया है, इसलिए आपको हो सकता है थोड़ी सी असुविधा हो, लेकिन आप उसे समझ लीजिए। ये कौन कौन से कंट्रीज में आते हैं ये हमने आपको बताया है। अब देखिए अगले पे चलते हैं। नॉर्दर्न जो ये है ना, द नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड, इसको आप देखिए इतना क्षेत्र इसमें आता है। ये जो रेड बॉक्स में यहाँ पर बंद किया गया, ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ भी पर्वत पाए जाते हैं किनारे किनारे। ये स्कैंडिनेवियन कंट्री, ठीक है, ये आइसलैंड भी इसमें कुछ आता है, और इधर ये यूके का क्षेत्र आता है, थोड़ा सा ये स्पेन और पोर्टुगल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, माउंटेन एंड प्लेट्यूज ऑफ नॉर्वे एंड स्वीडन। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, माउंटेन्स एंड प्लेटू, प्लेटू मतलब पठार, और माउंटेन कहाँ के, नॉर्वे और स्वीडन, ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है। यहाँ पर एक जोलन पर्वतमाला है, यहाँ पे लिखा स्कैंडिनेवियन हाईलैंड, देखिए ध्यान से, ये यहाँ पर ऐसे शेडेड किया गया, ये माउंटेन रीजन है। कैसा है, माउंटेन रीजन है। फिर इसमें क्या था, अमंग द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ यूरोप, इसके अंतर्गत जो नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड है यूरोप का, जो उत्तर पश्चिम में क्षेत्र है, यहाँ के क्या ये ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ यूरोप, यानी यूरोप के पुराने पर्वत इसके अंतर्गत आते हैं। क्योंकि पुराने हैं इसलिए थोड़ा सा ये घिस गए हैं, तो बहुत ऊंचे नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हाईलैंड बोला जाता है, उच्च भूमि। तो पुराने पर्वत इसके अंतर्गत आते हैं यूरोप के, जो इरोड होकर कट पिट कर घिस कर ये थोड़ा सा कम ऊंचाई हो गई है, लेकिन
मैदान से तो अभी भी ज्यादा ऊंचे हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हाईलैंड। माउंटेन ना बोलकर हाईलैंड बोल दिया जाता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है मेड अप ऑफ ओल्ड हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स, मतलब ये किससे बने हुए हैं, पुरानी कठोर क्रिस्टलीय चट्टानों से, रवेदार चट्टानों से बने हैं। ठीक है, ऑन द कोस्ट, इसके तट पर क्या पाया जाता है, फ्योर्ड। क्या पाया जाता है, फ्योर्ड आर फॉर्म्ड ड्यू टू ग्लेशियल इरोजन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। ये इसका डिस्क्रिप्शन लिखा है। ये जो बीच में डिस्क्रिप्शन वाली जो हमने यहाँ पर ये दिया है, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोट्स आप बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो यहाँ पर फ्योर्ड लिखा हुआ है, ये जरा समझ लो क्या होता है। फ्योर्ड मैं आपको समझा देता हूं, पहले इसको पढ़ो। क्या लिखा है, ऑन द कोस्ट यानी तट पर, फ्योर्ड आर फॉर्म्ड, फ्योर्ड बनता है FIORD, ऐसे लिखते हैं हिंदी में फ्योर्ड। तो फ्योर्ड बनता है किसकी वजह से, ड्यू टू ग्लेशियल इरोजन, यानी हिमानी के अपरदन द्वारा। किससे बनता है, हिमानी अपरदन के द्वारा किससे बनता है, फ्योर्ड किससे बनता है, हिमानी अपरदन। अपरदन क्या होता है, अपरदन का मतलब होता है टूटना फूटना, काटना छाटना। तो भूगोल की भाषा में इसको इरोजन यानी अपरदन कहते हैं। फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब लाखों वर्ष पहले, दसियों लाख वर्ष पहले यहाँ पर हिमानी इरोजन हुआ, और उसकी वजह से ये जो भूमि है, जैसे हमने देखा कि ऐसे 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 नॉर्वे का जो तट है ना, ये नॉर्वे मान लो कंट्री है, ये नॉर्वे, तो इसका किनारा इसी से कट गया है, और किनारा कटने से समुद्र का पानी यहाँ पर भर गया है, सी वाटर इसके अंदर प्रवेश कर गया। इसके अंदर क्या प्रवेश कर गया, सी वाटर इसके अंदर प्रवेश कर गया। सी वाटर आप देखिएगा इसके अंदर ये प्रवेश कर गया, तो इसी को बोलते हैं फ्योर्ड। क्या बोलते हैं, फ्योर्ड। तो ये ग्लेशियर जो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो ऐसे किनारे इसके फिसलते हैं, और किनारे किनारे फिसलते हैं तो उसको ये जगह जगह पर तोड़ देते हैं, इरोड कर देते हैं। ठीक है, और चूंकि ग्लेशियर यहाँ क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि ये हाई लैटिट्यूड है, उच्च अक्षांश, यहाँ पर बर्फ पाई जाती है, ठंड पड़ती है, तो उसके ग्लेशियर ऐसे किनारे पर खिसकते हैं और खिसक के सागर में चले जाते हैं, लेकिन इसके किनारे को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो ये कटा फटा किनारा, ग्लेशियर के द्वारा किनारा ये कट जाता है, फिर उसमें पानी भर जाता है समुद्र का, ऐसे ही तट को फ्योर्ड कोस्ट कहा जाता है। तो नॉर्वे का जो तट है, नॉर्वे एक ऐसा देश है जिसका किनारा ग्लेशियर के द्वारा कट गया है और उसमें पानी भर गया समुद्र का, तो इसको बोलते हैं फ्योर्ड कोस्ट। तो फ्योर्ड कोस्ट का सबसे अच्छा उदाहरण कहां मिलेगा, नॉर्वे का तट, और ये आजकल बंदरगाह बन गए हैं, तो नॉर्वे इसको बंदरगाह के रूप में इन्हें यूज करने लगा है। तो नॉर्वे के तट पर बहुत सारे बंदरगाह पाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि उसका जो तट है वो कटा फटा है। किसके द्वारा कटा है, ग्लेशियर के द्वारा, और ऐसे तट को क्या कहते हैं, फ्योर्ड कोस्ट। समझ में आ गया आप लोगों को। There are deep inlets of water with steep sides, मतलब जो खड़े ये ढाल है उसमें ये वाटर के क्या पाए जाते हैं, ये वाटर के इनलेट्स पाए, डीप इनलेट्स हैं ये, और इसके अंदर पानी भर जाता है। ठीक है, इट मेक्स द कोस्टल इरेगुलर, और ये तट को कैसा बना देता है, इरेगुलर बना देता है। ये तो कटा फटा है, ये एक सीधा तट नहीं होगा, इरेगुलर हो जाएगा, कटा फटा। ठीक है, तो आपको फ्योर्ड कोस्ट समझ में आया, और अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो आप हमसे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो डाउट सेशन में उसको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, हमारे एप्लीकेशन पर हमारा नंबर भी दिया रहता है, इंस्टीट्यूट से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, और अगर कोई यहाँ पर समस्या आती है इसको समझने में, तो डाउट सेशन के माध्यम से आपकी समस्या का हल निकाला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, तो एक लैंडफॉर्म आपने देख लिया, अब हम दूसरा लैंडफॉर्म देखेंगे, क्या बोलते हैं, द नॉर्थ यूरोपियन प्लेन। दूसरा लैंडफॉर्म क्या है, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन। अब नॉर्थ यूरोपियन प्लेन को आप देखो, तो ये वाला क्षेत्र तो आपने देख लिया, ये क्षेत्र नॉर्थ वेस्ट हाईलैंड, ये तो देख लिया आपने। अब उसके थोड़ा इधर बढ़ेंगे तो क्या, नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन। तो जो नॉर्थ यूरोपियन प्लेन है, इसमें क्या क्या आता है,
तो नॉर्थ यूरोपियन प्लेन जो है ये थोड़ा सा लो लैंड है, इधर ये ऊंचा है, ये जब ये खत्म होगा तो थोड़ा साउथ में आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन। प्लेन मतलब मैदान, उत्तरी यूरोपीय मैदान या उत्तरी निम्न भूमि। ये निम्न भूमि क्यों है, क्योंकि उधर पर्वत है, ठीक है, मतलब हाई लैंड है, और इधर सेंट्रल अपलैंड है, बीच में ये लो लैंड होता है। तो दो तरफ ऊंचा है और बीच में ये, तो अगर आप कल्पना करो कि यूरोप में हम इधर से घुसे नॉर्वेजियन सी की तरफ से, नॉर्वे की तरफ से, थोड़ा ऊंचाई पर होगा ये, जैसे ये एरिया पार करेंगे थोड़ा नीचे उतरेंगे, और जैसे नीचे उतरेंगे वो नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन होगा, उससे और आगे बढ़ेंगे साउथ में आएंगे तो फिर से हम ऊंचाई पर चले जाएंगे, और फिर और साउथ में आएंगे तो फिर बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर हम पहुंच जाएंगे। तो यूरोप का ये, जब हम इधर से इधर को चलेंगे तो सबसे पहले हमें मिलेगा नॉर्थ वेस्ट में हाईलैंड अप, और फिर आएंगे तो फिर मिलेगा लो लैंड, फिर अपलैंड, और फिर ऊंचे ऊंचे अल्पाइन पर्वत। तो ये 1 2 3 4, तो नॉर्थ से जब हम साउथ की ओर चलेंगे तो यूरोप में हमें ये क्षेत्र मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ यूरोपियन प्लेन है ये मैदान है, और इस मैदान में कई नदियां बहती हैं, इस मैदान में आपको नदियां मिलेंगी, ठीक है। तो यहां पर कंट्री कौन कौन से आएंगे, तो इन कंट्री को आप देख सकते हो कि इस मैदानी इलाके में कौन कौन से देश मिलेंगे, इस मैदानी इलाके में कौन से देश आएंगे। तो आप यूरोप का पॉलिटिकल मैप यहां पर देख सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से कंट्री इसमें आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ये यूके के दक्षिणी हिस्से से, देखिए ये यूके है पूरा, ये वाला हिस्सा इसका दक्षिणी हिस्सा है, यहां से शुरू होता है। तो यूके के दक्षिणी हिस्से से शुरू होकर ये पूरा चला जाता है रसिया तक। कहां तक जाता है, रसिया तक। तो ये यूनाइटेड किंगडम के दक्षिणी हिस्से से शुरू होकर ये कहां तक जाता है, ये ऐसे रसिया तक। तो यहां पर कौन कौन से कंट्री मिलेंगे, तो यहां पर फ्रांस है, बेल्जियम है, और आपका नीदरलैंड है, जर्मनी, डेनमार्क, पोलैंड और बाल्टिक स्टेट। बाल्टिक स्टेट ये पढ़ते हैं, आपको बताया था पिछले क्लास में, बाल्टिक कंट्री या बाल्टिक स्टेट कौन कौन से थे, लटाविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। एस्टोनिया, लटाविया और लिथुआनिया। तो बाल्टिक स्टेट भी ये मैदानी इलाकों में आते हैं, ठीक है। तो बाल्टिक स्टेट हो गया, और आपका बेलारूस हो गया, ठीक है। और यहां पर कई ऐसी नदियां पाई जाती हैं जिसमें नौ परिवहन किया जाता है, यानी नेविगेबल रिवर्स। चूंकि मैदान है इसलिए मैदान में नावें चलाई जाती नदियों में, तो नेविगेबल रिवर्स यहां पर पाई जाती हैं। और इस मैदानी इलाके में कौन कौन सी नदियां आपको मिलेंगी, तो राइन है, राइन नदी यहां की प्रमुख फेमस है, राइन रिवर। और जब हम नदियां अलग से पढ़ेंगे तो ये हम राइन रिवर पूरा आपको बताएंगे। अभी सिर्फ यहां पर हम ये बता रहे हैं कि जो उत्तर यूरोप का मैदान है वहां पर प्रमुख नदियां कौन सी हैं। तो राइन नदी हो गई, यहां पर एक नदी वेजर है, वेजर नदी है, वेजर है ना, एल्ब नदी है जर्मनी की, एल्ब नदी यहां पर बहती है, ओडर नदी बहती है, ओडर, ओडर नदी, ओडर नदी, और विस्चुला नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, विस्चुला। तो ये नदियां यहां पर बहती हैं, मैं साइड हो जाता हूं, देख लीजिए ये नदियां यहां पर बहती हैं। इन नदियों में क्या चलाया जाता है, नावें चलती हैं, यानी ये नेविगेबल है, नौ परिवहन। तो नौ परिवहनी नदियां यहां पर पाई जाती इस मैदानी इलाके में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं द सेंट्रल अपलैंड पर। सेंट्रल अपलैंड का सेपरेट मैप शायद मुझे नहीं मिल पाया था, इसलिए सेंट्रल अपलैंड का मैप नहीं है। तो जो ये वाला मैप हमने आपको बताया था, ये वाला, एक मिनट, ये वाला, तो जो येलो कलर का है ये सेंट्रल अपलैंड है। ये क्या है, ये, सॉरी इसको मैं इधर कर लेता हूं, ये
ये जो येलो कलर का यहाँ पर दिख रहा है ये सेंट्रल अपलैंड है। क्या है? ये सेंट्रल अपलैंड है जो येलो कलर का यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर कंट्री कौन कौन से होंगे आप आइडिया लगा लो। ठीक है, इस जगह पर ये कौन कौन से कंट्री होंगे। ठीक है, ये आप देख लीजिए। तो कौन कौन से कंट्री होंगे, तो इसमें आप देखिएगा कुछ हिस्सा फ्रांस का ये पश्चिमी हिस्सा होगा, वेस्टर्न फ्रांस। ठीक है, हालांकि ये रटना नहीं है, ये कौन कौन से कंट्री हम यहाँ पर रटेंगे, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया। ठीक है, बस एक आइडिया देख लो, आइडिया ले लो। मतलब यूरोप में कितने भूधृष्य पाए जाते हैं? 4। ठीक है, कौन कौन है, बस ये आपको याद रखना है। तो इससे आपको सिर्फ आइडिया लेना है। अब देखो ये लास्ट में जो चौथा है ये है आपका अल्पाइन रीजन। ये क्या है? अल्पाइन रीजन। तो ये साउथ। अब ये अल्पाइन रीजन देखो, ये इटली वाला क्षेत्र है। तो ये ब्राउन ब्राउन कलर का दिखाया गया ये ना, इटली में ये बीच में ये ब्राउन ब्राउन कलर का। तो ये जो ब्राउन ब्राउन कलर का दिखाया ये सब क्या है? माउंटेन है। ये सब के सब माउंटेन है। ये देखिए, ये पूरा ऐसे करके ये पूरा बड़े बड़े ऊंचे पर्वत हैं। ये ब्राउन कलर का दिखाया गया, जिसको हमने ब्लैक कलर से ये बाउंड्री बना दी। तो ये सब क्या है? ये माउंटेन है। तो इसको बोलते हैं अल्पाइन रीजन। तो ये अल्पाइन पर्वत है। ये अल्पाइन इसको क्यों कहते हैं? देखिए, पर्वत जो इस धरती पर बने हैं 4 युगों में बने हैं। सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन काल के पर्वत, फिर कैलिडोनियन काल के पर्वत, फिर हर्सिनियन काल के पर्वत, और फिर अल्पाइन काल के पर्वत। तो जो अल्पाइन काल के पर्वत हैं ये यंग माउंटेन होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये यंग माउंटेन होते हैं। जैसे हिमालय, अपने यहाँ हिमालय भी अल्पाइन काल का बना है, तो यंग फोल्डेड माउंटेन है। इसी प्रकार ये यूरोप के यंग फोल्डेड माउंटेन है। तो यूरोप का जो दक्षिणी हिस्सा है ये इटली के जैसे बीच वाला एरिया, ये बीचों बीच इटली, ये यहाँ पर यंग फोल्डेड माउंटेन मिलते हैं, मतलब नवीन मोड़दार पर्वत। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये सारे नवीन मोड़दार पर्वत हैं। तो यहाँ पर आपको माउंटेन दिखेंगे। ठीक है, तो अब इन माउंटेन को हम लोग अलग मैप में देखेंगे। इस एरिया का आइडिया हुआ आपको? ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि इधर कौन सा सी? मेडिटेरेनियन। इधर कौन सा सी? एड्रियाटिक सी। ठीक है, और ये इधर ये बल्कान पेनिनसुला था इधर वाला ये। तो यहाँ पर ये पर्वत है। चलिए अगले मैप पे हम बढ़ते हैं और वहां पर देखो यहाँ के कुछ माउंटेन हैं, जैसे एल्प्स माउंटेन। कौन सा पर्वत? एल्प्स माउंटेन। तो यहाँ पर आप देखो लिखा होगा एल्प्स माउंटेन, एल्प्स माउंटेन। तो जो अल्पाइन रीजन है वहां कुछ प्रमुख पर्वत हैं। तो पहला यहाँ पर देखिए एल्प्स माउंटेन। ये देखो यहाँ पर बहुत ही क्लियर दिखाया गया इस मैप में। ये अर्धचंद्राकार ऐसे करके दिखाया गया है, चांद के नुमा ऐसे, जिसको हमने व्हाइट कलर से इसको बाउंड्री बना दिया है। साइड में आप देखो ये मैप में है ना, ये आप देखो व्हाइट कलर की बाउंड्री मैंने बनाई अर्धचंद्राकार। देखिए जहां से इसका जो साउथ पोर्शन है यहाँ से इटली शुरू होता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई कुकुरमुत्ता बना हुआ है, नहीं ऐसे दिख रहा है, ऐसे लग रहा होगा। ठीक है, ये फंगस जो कुकुरमुत्ता जिसको हम लोग मशरूम कहते हैं, ये मशरूम जैसा आकार आपको दिख रहा होगा। इटली वाला अगर ये पोर्शन इसमें जोड़ दिया जाए तो ये उसका स्टेम हो गया, तना हो गया, और ये ऊपर वाला इसका कैप हो गया। तो ऐसा लग रहा है। तो इटली के ऊपर ये आल्प्स माउंटेन है। तो ये अल्पाइन रीजन में आता है। तो अल्पाइन रीजन का ये बहुत ही फेमस माउंटेन है, एल्प्स माउंटेन। कौन सा पर्वत? एल्प्स माउंटेन। एक मिनट। तो यहाँ के कुछ माउंटेन हैं अल्पाइन रीजन में, एल्प्स माउंटेन। ठीक है, अब इस एल्प्स माउंटेन में देखिए ये यूरोप में सबसे मतलब बहुत ऊंचा पर्वत है। ठीक है, और यहाँ पर कंट्री कौन कौन से हैं, बड़ा ये क्लियर मैप यहाँ पर है। इसमें आप देखो एल्प्स माउंटेन में देखो फ्रांस आता है। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड आता है, ये लाइचेंस्टीन आता है, यूरोप का एक छोटा देश है लाइचेंस्टीन। ऑस्ट्रिया, इधर कुछ हिस्सा आता है ऑस्ट्रिया का, ये स्लोवेनिया है। ठीक है, और थोड़ा सा इटली भी आता है, थोड़ा सा हल्का सा। ठीक है, तो कौन कौन से कंट्री हैं? ऑस्ट्रिया, ठीक है, फ्रांस, लाइचेंस्टीन, यहाँ पर फ्रांस, थोड़ा सा जर्मनी का भी हल्का सा हिस्सा यहाँ आता है जर्मनी का। ठीक है, तो कौन कौन से कंट्री में फैला हुआ है ये आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रिया, फ्रांस,
जर्मनी, इटली, लाइचेंस्टीन, ठीक है, यहाँ पर मोनाको है साइड, इस जगह पर मोनाको, यहाँ पर ये मोनाको में भी फैला हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। ये तो बहुत सारे कंट्री यहाँ पर कवर करता है, ठीक है। और स्लोवेनिया ये दिख ही रहा है, यहाँ पर ये स्लोवेनिया है, ठीक है। स्विट्जरलैंड आप देख ही रहे हैं। तो आल्प्स माउंटेन में कौन कौन से कंट्री आ रहे हैं, आल्प्स माउंटेन कौन कौन से देशों में फैला है, इस मैप में बड़ा क्लियरली दिखाया गया है। और माउंट ब्लैंक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, माउंट ब्लैंक इसकी हाईएस्ट पीक है आल्प्स पर्वत की, जो इसमें मेंशन नहीं की गई है। आप अपने ऑक्सफोर्ड के एटलस में देखिएगा, एल्प्स माउंटेन में माउंट ब्लैंक लिखा होगा, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अब हम लोग देखते हैं अगले माउंटेन की तरफ, यहां पर बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ एपेनाइन, इटली में, ये बीचों बीच है इटली में। एपेनाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एपेनाइन माउंटेन कहाँ है, इटली में, ठीक है। इटली में आपको दिख रहा होगा एपेनाइन माउंटेन, एटलस में आप लोकेट करिए, इटली लिखा हुआ है, ठीक। अब देखिएगा जो एपेनाइन माउंटेन है, दे डिवाइडेड द इटालियन पेनिनसुला बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। देखो ये जो इटली का प्रायद्वीप है, ये इटली का प्रायद्वीप है, ये इस प्रायद्वीप के बीचों बीच है ये एपेनाइन। तो आधा इधर ईस्ट और ये आधा इधर वेस्ट, यानी इटली का जो प्रायद्वीप है उसको ये पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में बांटता है एपेनाइन। तो एपेनाइन पर्वत टोटली किस कंट्री में है, ये टोटली कहां पर है, ये इटली में है। कौन सा देश है, इटली, इटली में फैला हुआ है, ठीक है। अब आप देखिएगा कॉर्नोग्रेड इसकी हाईएस्ट पीक है, हालांकि वो शायद आपसे ना भी पूछे, लेकिन एक बार इसको देखना चाहिए, ठीक है। ये तो एपेनाइन माउंटेन कहाँ है, ये क्वेश्चन राजस्थान पीसीएस में पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था, आरएएस में ये क्वेश्चन आया था, राजस्थान पीसीएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसमें ये एपेनाइन माउंटेन पूछा गया था। चलिए, तो ये यूरोप के अल्पाइन रीजन में आते हैं, ये ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कॉकेसस माउंटेन, इसमें कॉकेसस माउंटेन भी आता है, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ, देखिए ये ब्लैक सी है और ये कैस्पियन सी है, ठीक है। तो ब्लैक सी के कैस्पियन सी और ब्लैक सी, उसके बीच में ये माउंटेन है, ये ब्राउन कलर का जो दिया है, लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो ये ऐसे, ये ठीक है, ग्रेटर कॉकेसस और लेसर कॉकेसस। तो ये ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में ये जो पोर्शन है वहां पर पड़ता है। आप अपने एटलस में देखिए, तो ये जो कॉकेसस माउंटेन है ये यूरोप और एशिया को डिवाइड करता है, इधर नॉर्थ में यूरोप है और इसके इधर एशिया है, ठीक है। तो ये कॉकेसस माउंटेन यहाँ का अल्पाइन माउंटेन में आता है, ठीक है, अल्पाइन रीजन में ये कॉकेसस माउंटेन आता है। अब आप देखिएगा यहाँ पर कॉकेसस माउंटेन में आपको एक चीज दिखेगी, इसकी हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलेगी, माउंट एल्ब्रुस, यूरोप हाईएस्ट पीक है वो, ये लिखा है एल्ब्रुस, ये तो एल्ब्रुस किसमें पाई जाती है, ग्रेटर कॉकेसस में, यानी कॉकेसस में, ये यूरोप की हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है यूरोप की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम लोग और आगे बढ़ते हैं और अल्पाइन रीजन में देखेंगे यूराल माउंटेन। ये मैप में आपको दिख रहा होगा यूराल माउंटेन, ये देखो ऐसे करके, ये यूराल माउंटेन लिखा हुआ है, बहुत ही क्लियरली यहां पर दिया है। यूराल माउंटेन के ईस्ट में एशिया है और यूराल माउंटेन के वेस्ट में यूरोप है। इसका मतलब है अभी आपने देखा था ये कैस्पियन सी ब्लैक सी, इसके बीच में क्या है, कॉकेसस, यहाँ पर कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में ये कॉकेसस, जो कि अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो कॉकेसस, कैस्पियन और यूराल माउंटेन, ये देखिए यूरोप और एशिया के बीच में ये पूरी बाउंड्री बनती है ऐसे करके, ये पूरी बाउंड्री, तो इधर यूरोप और इस वाला पोर्शन ये पूरा एशिया है। तो
यूराल माउंटेन मेक्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया कॉन्टिनेंट। ये एशिया और यूरोप के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। तो ये यूराल माउंटेन हो गया। अब हम लोग देखते हैं कुछ यहां पर आपको दिखेगा, ये यूराल हो गया। अब आप देखो यहां पर लिखा है बल्कान माउंटेन, ये बल्कान माउंटेन। तो बल्कान माउंटेन आप देख सकते हो, यहां पर आपको दिख रहा होगा, इसको आप देख सकते हो। जो आपने देखा था बाल्कन प्रायद्वीप, ये पूरा जो ग्रीन कलर का यहाँ पर मैप में दिखाया गया, ये पूरा ये पूरा ये क्या है, बाल्कन प्रायद्वीप, ठीक है। ये ग्रीस है, यही बाल्कन प्रायद्वीप में आता था, मैसिडोनिया, सर्बिया। तो ये जो बाल्कन माउंटेन है ये यहाँ पर फैला हुआ है, ठीक है। इधर ये टर्की है, ठीक। तो बाल्कन माउंटेन भी है। अब हम लोग देखते हैं, ये तो इसका मैप आ गया। अब आप देखो एक पिरेनीज माउंटेन, ये काफी, तो कुछ यूरोप का जो सबसे दक्षिणी अल्पाइन रीजन है उसमें प्रमुख यूरोप के पर्वत पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पिरेनीज माउंटेन आप देखोगे, पिरेनीज ये लिखा हुआ है, पिरेनीज, ठीक है। तो पिरेनीज ये ब्राउन कलर का पर्वत यहाँ पर है, ठीक। अब इसके पिरेनीज के उत्तर में आप देखो ये फ्रांस लिखा हुआ है, नॉर्थ में फ्रांस लिखा हुआ है, और ये लिखा है आइबेरियन पेनिनसुला। तो आइबेरियन पेनिनसुला में यहाँ पर कौन कौन से कंट्री हैं, स्पेन और पुर्तगाल। इसका मतलब है कि ये स्पेन हो गया, ये पुर्तगाल हो गया, स्पेन। तो स्पेन और फ्रांस के बीच में ये क्या बना रहा है, नेचुरल बाउंड्री। तो ये स्पेन और फ्रांस के बीच में, स्पेन एंड फ्रांस के बीच में क्या बना रहा है, नेचुरल बाउंड्री। और यहीं पर बीच में आप देखोगे, ध्यान से देखिएगा, यहां पर जहां पिरेनीज लिखा है यहां पर आपको एक कंट्री दिखेगा, उस कंट्री का नाम आपको दिखेगा अंडोरा। ये जहां पर हमने ब्लैक सर्किल बनाया हुआ है, ये अंडोरा है। तो अंडोरा जो है ये फ्रांस और स्पेन के बीच में पड़ता है, जहां पर पिरेनीज माउंटेन है। तो पिरेनीज माउंटेन किनके किनके बीच में बाउंड्री बनाता है, स्पेन और फ्रांस के बीच में ये बाउंड्री बनाता है, स्पेन और फ्रांस के बीच में ये बाउंड्री बनाता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो पिरेनीज, तो अंडोरा यहां पर स्थित है, ठीक है, यहीं पर पिरेनीज पर्वत के पास में। क्लियर हो गई इतनी लोकेशन, ठीक। तो ये बाकी आप देख रहे हैं, ये बाल्टिक सी वगैरह ये सब ये दिए हुए हैं। तो ये हमने सिर्फ उतना ही पोर्शन उठाया है यहाँ पर मैप में जितने की हमें जरूरत है। लेकिन आप अपने ऑक्सफोर्ड के एटलस में पूरा यूरोप का मैप खोल के देखिएगा, फिजिकल वाले, चूंकि आज हम फिजिकल पढ़ा ना, तो फिजिकल मैप पे देखेंगे तो ये आपको पिरेनीज पर्वत दिख जाएगा, वहां पर आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। अब यहां पर एक दो अब यूरोप में कुछ आइलैंड हैं, ठीक है। यूरोप में कुछ आइलैंड हैं, आइलैंड्स ऑफ यूरोप, यानी यूरोप महाद्वीप के द्वीप, यूरोप के द्वीप। 1 मिनट, ये क्या हो गया भाई, हाँ, ये यूरोप के कुछ आइलैंड हैं। और यूरोप में 2 प्रकार के आइलैंड हैं, लार्जर और स्मॉलर। तो लार्जर आइलैंड अटलांटिक ओशियन में है, और जो स्मॉलर हैं छोटे वाले वो हैं मेडिटेरेनियन सी में। ये मेडिटेरेनियन दिख रहा है। अब इसमें देखो आइलैंड, जैसे ये बेलियारिक आइलैंड, ये पूछा गया है, ये आईएएस में आया था, बेलियारिक आइलैंड, ये आईएएस में आया था। जैसे ये बेलियारिक हो गया, ठीक है। ये सार्डिनिया आइलैंड हो गया, ये किसके अधिकार में है, ये इटली के अधिकार में। ये कोर्सिका आइलैंड हो गया, ये फ्रांस के राइट में है। नीचे यहाँ पर जिब्राल्टर था, अभी बताया था हमने आपको, वो यूके के अधिकार क्षेत्र में है, ठीक है। तो ये यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड है। यहाँ पर देखो ये माल्टा लिखा हुआ है, जहां पर हमने ये सर्कल किया हुआ है, माल्टा लिखा हुआ है। यहां से आप जाओगे, जहां मैं एरो बना के जा रहा हूं, ये माल्टा भी क्वेश्चन पीसीएस में, सॉरी आईएएस में आया था। बेलियारिक आइलैंड और माल्टा आइलैंड, ये दोनों ही क्वेश्चन पीसीएस में पूछे गए हैं। तो ये कोर्सिका आइलैंड, सार्डिनिया आइलैंड, बेलियारिक आइलैंड, यहाँ जिब्राल्टर है और ये माल्टा है, ठीक है।
ठीक है, ये आप देखो सिसिली है, ठीक है, ये सिसिली लिखा हो, ये इटली के राइट में है, इटली के अधिकार में है सिसिली, देखिए बगल में सिसिली लिखा हुआ है। तो ये कुछ आइलैंड है यहाँ के। अटलांटिक ओशियन के आइलैंड का मैप यहाँ मैं लगाना भूल गया था, तो आप लोग एक काम करिएगा, इसको आप अटलांटिक ओशियन के मैप को जरा सा खोलिए, मतलब यूरोप का मैप पूरा निकालिए फिजिकल वाला ऑक्सफोर्ड में, और अटलांटिक ओशियन में देखो कुछ आपको आइलैंड दिखेंगे, जैसे ग्रेट ब्रिटेन आपको पढ़ा चुका हूं, यूके, आयरलैंड, आइसलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड, ठीक है। अगर ग्रीनलैंड की हम बात करें तो ग्रीनलैंड एक ऐसा आइलैंड है जो दुनिया का सबसे बड़ा है और नॉर्थ अटलांटिक में पड़ता है। ये इस पर जो राजनीतिक अधिकार है, राजनीतिक रूप से ये यूरोप में आता है, मतलब डेनमार्क का उसमें राइट है। किसका राइट है? डेनमार्क का अधिकार है, ठीक है। आप ग्रीनलैंड के मैप पे देखो, ब्रैकेट में लिखा होगा डेनमार्क, तो डेनमार्क के अधिकार में आता है, लेकिन भौतिक दृष्टि से ये अमेरिका महाद्वीप के बगल में है, उत्तरी अमेरिका के। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि वो द्वीप कौन सा है जो भौतिक दृष्टि से अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का अधिकार है, तो वो है ग्रीनलैंड। ये आप अटलांटिक ओशियन में जरा देख लीजिएगा। तो ये हमारा यूरोप का फिजिकल मैप कंप्लीट होता है। तो यूरोप का फिजिकल मैप हमारा यहाँ पे कवर हो जाता है। और थैंक यू।